गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में बीएससी भाग प्रथम प्राणी शास्त्र की कक्षा का स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर वीएन पांडे आपको तृतीय प्रश्न पत्र भ्रूण विज्ञान या डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। आपने ब्लैस्टुला के निर्माण तक की अवस्थाओं का अध्ययन कर लिया है। आज हम गैस्ट्रुला के निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। हमने देखा था कि जो ब्लैस्टुला बना था उसके भीतर एक कैविटी या ब्लास्टोसील बन गई थी और उसके चारों ओर कोशिकाएं या ब्लास्टोमर्स अरेंज हो गए थे। ब्लास्टुला के अगले कदम के रूप में गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला भवन या गैस्ट्रुला के निर्माण की प्रक्रिया होती है, जिसमें ये जो ब्लास्टोमर्स हैं जो ब्लास्टोसील के चारों तरफ अरेंज हो गए हैं एक या दो लाइनों में, ये 3 परत का गैस्ट्रुला बनाते हैं। अर्थात ऐसा भ्रूण बन जाता है जिसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों लेयर्स बन जाती हैं और विभिन्न ब्लास्टोमर्स उन स्थानों पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनको भविष्य में विभिन्न अंगों का निर्माण करना है। गैस्ट्रुलेशन की कार्यविधि का अध्ययन करेंगे। जैसा मैंने बताया कि ब्लास्टोमर्स अपने निर्धारित स्थानों पर पहुंचते हैं, तो निर्धारित स्थान पर पहुंचने के लिए उनको गति करनी पड़ती है। इन गतियों को मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं या गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट कहा जाता है। गैस्ट्रुला भवन की गतियां कहलाती हैं। ये 2 प्रकार की गतियां हो सकती हैं। ये 2 प्रकार की गतियां हो सकती हैं जिनको एपीबोली और एम्बोली कहते हैं। एपीबोली उस प्रकार की गति है जो एक्टोडर्म बनाने के लिए जो संभावित एक्टोडर्म वाले ब्लास्टोमर्स हैं वो इस प्रकार की गति करते हैं। एक्टोडर्म बनाने वाली कोशिकाओं का विभाजन होता है। ये चपटी कोशिकाएं फ्लैट सेल्स के रूप में डेवलप हो जाती हैं और ये अमीबॉयड गति करती हैं। अमीबॉयड गति अर्थात स्यूडोपोडिया के द्वारा गति। तो इस तरह से गति करते हुए और विभाजन करते हुए ये पूरे के पूरे भ्रूण को चारों तरफ से बाहर से घेर लेती हैं और इस तरह से जो सबसे बाहरी परत होती है वो एपिडर्मिस की या एक्टोडर्म की बन जाती है और मीजोडर्म और एंडोडर्म वाली कोशिकाएं इसके नीचे या भीतर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो एपीबोली है ये विस्तार की गति है, एक्सपेंशन की गति है, जिसके द्वारा एक्टोडर्म बनाने वाली कोशिकाएं भ्रूण को बाहर से घेरती हैं। दूसरे प्रकार की गति एम्बोली कहलाती है, अर्थात इनवर्ड मूवमेंट, भीतर की तरफ गति। ये मीजोडर्म और एंडोडर्म बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं, ब्लास्टोमर्स हैं, उनमें होती है। ये कई प्रकार की गतियां हो सकती हैं। एक तो गति है इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन अर्थात कोशिकाओं का भीतर की तरफ धंसना, अंदर की तरफ धंस जाना। जो एंडोडर्म बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं ये ब्लैस्टुला में सरफेस पर अर्थात वेजिटल पोल की तरफ स्थित होती हैं। वेजिटल पोल भीतर की तरफ इनवेजिनेट हो जाता है, अंदर की तरफ धंस जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप ब्लास्टोसील तो छोटी हो जाती है, लेकिन ब्लास्टोसील में एक दूसरी गुहा कैविटी बन जाती है जिसको आर्केंटेरान या प्रारंभिक या आदि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैविटी या पाचक गुहा का निर्माण हो जाता है। वह इस तरह से ये इंटेस्टाइन या आंत के निर्माण के लिए होने वाली गति है इनवेजिनेशन, जो मुख्यतया एंडोडर्म की कोशिकाओं में पाई जाती है। यहाँ आप देखेंगे तो ये इनवेजिनेशन इसमें दिखाया गया है। भीतर की तरफ ये धंस रही कोशिकाएं और अगले कदम में आप देखेंगे धंस करके अंदर आर्केंटेरान नाम की कैविटी बना रही हैं। दूसरी गति है कॉन्वर्जेंस।
ये मीजोडर्म बनाने वाली कोशिकाएं, नोटोकॉर्ड बनाने वाली कोशिकाएं और न्यूरल एक्टोडर्म बनाने वाली कोशिकाएं, इन सभी कोशिकाओं में इस प्रकार की गति होती है। वास्तव में ये कोशिकाएं जो कि मीजोडर्म, नोटोकॉर्ड या न्यूरल एक्टोडर्म की कोशिकाएं हैं, ये भ्रूण के लेटरल साइड, ब्लास्टुला के लेटरल साइड्स में चारों तरफ पाई जाती हैं। ये जहाँ भी हैं वहाँ से चल करके, मूव करके और डॉर्सल साइड में जहाँ पर ब्लास्टोपोर होता है वहाँ पर जा कर के इकट्ठा होने लगती हैं। इस इकट्ठा होने की प्रक्रिया को बर्ड्स में प्रिमिटिव स्ट्रीक का निर्माण कहते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक का बनना। तो इस तरह से इन कोशिकाओं का डॉर्सल साइड में ब्लास्टोपोर के पास इकट्ठा होने की क्रिया को कॉन्वर्जेंस कहा जाता है। अगली क्रिया है इन्वोल्यूशन। इसमें क्या है कि जो कोशिकाएं ब्लास्टोपोर पर पहुंची थीं वो ब्लास्टोपोर के लिप से होते हुए, उसके डॉर्सल होठ से होते हुए अंदर की तरफ रोल कर जाती हैं, अर्थात ब्लास्टोसील में चली जाती हैं रोल करते हुए, और ये क्रिया इन्वोल्यूशन कहलाती है। अगली क्रिया डाइवर्जेंस है। जब कोशिकाएं ब्लास्टोपोर से होकर के ब्लास्टोसील के अंदर चली गईं, रोल कर गईं, उसके बाद वो भीतर उनको कहाँ पर अरेंज होना है उस जगह पर पहुँचती हैं, और इस तरह से ब्लास्टोसील में पहुंचने के बाद जो गति हो रही है ये डाइवर्जेंस कहलाती है। ब्लास्टोपोर से कोशिकाओं का अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग स्थानों पर पहुंचने की प्रक्रिया। एक और क्रिया है इनग्रेशन। इसमें जो ब्लास्टोमर्स होते हैं वो जहाँ पर भी हैं गति नहीं करते, ब्लास्टुला में जहाँ पर स्थित हैं वहीं पर सीधे अंदर धंस जाते हैं, ब्लास्टोसील में चले जाते हैं, गति करके ब्लास्टोपोर पर नहीं गए, जहाँ हैं वहीं अंदर धंस गए। ये भी मीजोडर्म और एंडोडर्म के ब्लास्टोमर्स में होता है। इस क्रिया को इनग्रेशन कहते हैं। यहाँ पर ये इनग्रेशन दिखाया गया है। देखें, कोशिकाएं अंदर की तरफ धंस रही हैं, ये कई स्थानों पर दिख रही हैं जिसको मल्टीपोलर कहलाता है, और यहाँ पर एक स्थान से कोशिकाएं अंदर धंस रही हैं, ये यूनिपोलर कहलाता है। इनग्रेशन के अलावा एक और घटना है जिसको डिलेमिनेशन कहते हैं। जो कोशिकाएं चाहे इनग्रेशन के द्वारा अंदर गईं, चाहे इन्वोल्यूशन के द्वारा अंदर गईं, दोनों ही प्रक्रियाओं के द्वारा जो कोशिकाएं ब्लास्टोसील में पहुंची वो वहां पहुंच करके एक निश्चित लेयर में या निश्चित परत में स्थापित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को डिलेमिनेशन कहते हैं। तो इस तरह से ये विभिन्न प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा ब्लास्टोमर्स भविष्य में अब क्या अंग बनाना है उन अंगों को बनाने वाले स्थान पर पहुंच जाते हैं। गैस्टुला का क्या महत्व है? गैस्टुला का महत्व यही है कि इसके द्वारा जो ब्लास्टुला था वो 3 परत वाले गैस्टुला में बदल जाता है, जिसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों ही परतें स्पष्ट होती हैं, और विभिन्न कोशिकाएं जिन अंगों का निर्माण करना है उन अंगों को बनाने वाले स्थान तक पहुंच जाती हैं। इस पूरी क्रिया में क्योंकि गति होती है इसलिए एटीपी का उपयोग होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इस अवधि में मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। इसी से जुड़ा हुआ एक बात है फेट मैप। फेट मैप का अर्थ है कि ब्लास्टुला या गैस्टुला में ऐसा एक मानचित्र बनाना जिसमें कि ये स्पष्ट पता लग जाए कि भविष्य में ये कोशिका क्या बनाएगी, अर्थात ब्लास्टोमर्स के भविष्य को प्रदर्शित करता हुआ जो रेखा चित्र या आरेख बनेगा या मानचित्र बनेगा उसे फेट मैप कहेंगे। यहाँ कुछ जीवों के फेट मैप बताए गए हैं, ये आप देख लीजिएगा। फेट मैप कैसे बनाए जाते हैं? कई तरीके हो सकते हैं। एक तो नेचुरल है, दूसरा आर्टिफिशियल है। नेचुरल मेथड क्या है? अनेक अंडे ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से ही, जिसमें कुछ भागों में रंग पाया जाता है, कलर होता है। किसी अंडे का ऊपर का हिस्सा कलर्ड हो सकता है या कोई और भाग कलर्ड हो सकता है। और कुछ ब्लास्टोमर्स अलग अगर कलर्ड हैं
तो हम पता कर सकते हैं कि ये रंगीन ब्लास्टोमर गैस्ट्रुला बनाते हुए किस स्थान पर पहुँचे और भविष्य में इन्होंने कौन से अंग का निर्माण किया। तो इनमें प्राकृतिक रंग पाया जाता है, जैसे एसिडिया के अंडे हुए, एनिलिडा के अंडे हुए या एम्फिऑक्सस का एग हुआ, इन सब में इस तरह की स्थितियाँ पाई जाती हैं। सामान्य तौर पर ऐसे अंडों में ऊपर की तरफ एक हल्का लाइट पिगमेंटेड, बहुत हल्के रंग का एरिया होता है। ये भविष्य में एपिडर्मल एक्टोडर्म बनाता है। इसी तरह से पिछले तरफ पोस्टीरियर पार्ट में, वेंट्रल साइड में येलो एरिया होता है, पीले रंग का एरिया होता है, जो भविष्य का मीजोडर्म बनाता है। इसी प्रकार एंटीरियर भाग में डॉर्सल पार्ट में ग्रे कलर का एरिया होता है, जो भविष्य में तंत्रिकीय एक्टोडर्म या तंत्रिका तंत्र बनाता है। इसी प्रकार जो यॉकी एरिया होता है वेजिटल पोल पर, डार्क कलर का होता है, ये एंडोडर्म का निर्माण करता है। तो ये प्राकृतिक जो कलरेशन पाया जाता है, प्राकृतिक पिगमेंटेशन, नेचुरल पिगमेंटेशन पाया जाता है अंडों में, उसके आधार पर हुआ। दूसरा मेथड है आर्टिफिशियल मार्किंग मेथड। ये कई प्रकार के मेथड्स हो सकते हैं, इनको कृत्रिम तरीका कहते हैं। एक एक करके कुछ तरीके इसमें से देखते हैं, कुछ मेथड, जैसे वाइटल स्टेनिंग मेथड। वाइटल स्टेन ऐसे स्टेन्स को कहते हैं जो जीवित कोशिका को कलर कर सकते हैं, जीवित कोशिका को स्टेन कर सकते हैं और लंबे समय तक ये कलर वहाँ या स्टेन वहाँ पर बना रह जाता है, जल्दी ही समाप्त नहीं होता है। अगार नाम के पदार्थ के साथ इनको लगा करके और अंडे में किसी स्थान पर उस अगार को चिपका देते हैं। अब जहाँ पर जिस कोशिका के साथ अगार चिपका है, वो कोशिका गति करते हुए जहाँ भी जाएगी, अगार वहाँ जाएगा और अगार क्योंकि कलर किया हुआ है, जैसे नाइल ब्लू सल्फेट हुआ, न्यूट्रल रेड हुआ, बिस्मार्क ब्राउन हुआ, इनमें से किसी भी कलर से अगार को कलर करके कोशिका से चिपका देते हैं। तो जहाँ भी वो कोशिका आगे जाएगी, हमें इस कलर के द्वारा पता लग जाएगा कि कोशिका आगे कहाँ गई और उसने कोशिका ने क्या बनाया, और इस आधार पर फेट मैप बनाया जा सकता है। एक और मेथड है कार्बन मार्किंग मेथड। कार्बन के बहुत छोटे कण लेकर के उनको ब्लास्टोमर पर चिपका देते हैं, तो ब्लास्टोमर जहाँ भी जाएगा कार्बन का ये कण दिखता रहेगा और हमें पता लग जाएगा कि उस कोशिका आगे जा कर के कहाँ गई और क्या बनाया। इसी तरह से रेडियो एक्टिव मार्किंग मेथड है। इसमें रेडियो एक्टिव तत्वों को ब्लास्टोमर्स के साथ अटैच कर दिया जाता है और ब्लास्टोमर जहाँ भी जाएगा उस रेडियो एक्टिव पदार्थ के द्वारा उसकी पहचान कर ली जाएगी कि ये कौन सा ब्लास्टोमर है और कहाँ पहुँचा और इसने क्या बनाया। इसके आधार पर फेट मैप बनाया जा सकता है। फ्लोरोसेंट डाई मेथड। कुछ ऐसे स्टेन होते हैं, डाइज होती हैं, जिन्हें फ्लोरोसेंट डाइज कहते हैं, जैसे कार्बोसायानिन। इनको लगा देते हैं ब्लास्टोमर पर, ये आगे जहाँ भी जाती है बाद में माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के द्वारा देख करके पता लगाया जा सकता है कि जिस कोशिका पर डाई लगाई गई थी वो कोशिका अभी कहाँ है। और इसी प्रकार एक और विधि हो सकती है जिसको साइटोकेमिकल मेथड कहते हैं। कोशिका का जो नेचुरल केमिकल्स होते हैं, प्राकृतिक रसायन जो कोशिकाओं में पाए जाते हैं, उनका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। जैसे मेलानिन हुआ, ग्लाइकोजन है, एल्कलाइन फॉस्फेट है, इनको मार्कर के रूप में प्रयोग करते हुए और इसके द्वारा फेट मैप बनाया जा सकता है। और इस तरह से फेट मैप के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी कोशिका आगे चल कर के किन अंगों का निर्माण करेगी। धन्यवाद बच्चों।